हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोडी मेथड के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ऑप्टिमलिटी टेस्ट के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टेपिंग स्टोन मेथड, और ये भी हम लोगों ने एग्जांपल्स की हेल्प से देखा था कि स्टेपिंग स्टोन मेथड को किस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे मोडी मेथड के बारे में, जानेंगे सब कुछ मोडी मेथड के बारे में, क्या मतलब होता है, क्या स्टेटमेंट होता है, किस तरीके से हम मोडी मेथड को यूज कर सकते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। करते हैं शुरू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ मोडी मेथड। मोडी मेथड बेसिकली एक आइट्रेटिव मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स होते हैं देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखें कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें गिवन है उसे एक टेबल की फॉर्म में बनाते हैं, और टेबल की फॉर्म में बनाते टाइम कॉस्ट जो होती हैं उन्हें पैरेंथेसिस के अंदर कहाँ रखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जो सेल हमारी है उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर हम लोग उसको लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें गिवन है उसका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के हम लोगों ने 3 मेथड देखे थे, जिनमें से पहला था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा वाला मेथड था लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, और तीसरा मेथड जो था वो था वेम मेथड। अब तीनों में से किसी भी एक मेथड का यूज कर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो सेल हमारी बनती है, जो एलोकेशन देते हैं उसे हम क्या करते हैं, सेल के बिल्कुल बीचों बीच लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम लोग फाइंड आउट करते हैं m+n वैल्यूज को। m+n वैल्यूज जो होती हैं उनमें से m वैल्यूज तो होती हैं ui की फॉर्म में, मतलब ui हमको फाइंड आउट करने हैं जहां पर i की वैल्यू क्या होती है 1 2 अप टू m तक, और vj's हमें फाइंड आउट करने हैं जहां पर j की जो वैल्यू है होती है 1 2 अप टू n तक। ठीक है। और ये जो वैल्यूज ui और vj's हमको फाइंड आउट करनी होती हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि जितनी भी ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, CRS इक्वल टू UR प्लस VS, जहां पर CRS क्या डिनोट करता है, CRS डिनोट करता है उस ऑक्यूपाइड सेल के अंदर जो भी कॉस्ट है। ठीक है। तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी अनऑक्यूपाइड सेल हैं उसके करस्पॉन्डिंग ui और vj's का सम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसे हर एक अनऑक्यूपाइड सेल के जो राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर है वहां पर लिख देते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनके लिए सेल इवैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं। सेल इवैल्यूएशन फॉर अनऑक्यूपाइड सेल ij के लिए हम डिनोट करते हैं सेल इवैल्यूएशन को dij से, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं dij इज इक्वल्स टू Cij माइनस ui प्लस vj। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। देखें स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 में हम लोग क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द सेल इवैल्यूएशंस, और हम लोग क्या करते हैं, सेल इवैल्यूएशंस का साइन चेक करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते हैं। किस तरीके से ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते हैं, इसकी टोटल 3 कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस है देखें। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर सारे के सारे DIJs जो हैं, सारे के सारे DIJs हमारे क्या हैं,
पॉजिटिव है तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन जो हमने फाइंड आउट किया था वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, साथ ही साथ यूनिक सॉल्यूशन भी होता है। नंबर 2 देखें क्या होता है। नंबर 2 में अगर हमारे सेल इवेल्युएशन जो है सभी के सभी नॉन नेगेटिव हैं, इसका मतलब एटलीस्ट ऐसी एक सेल एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर सेल इवेल्युएशन 0 हो, तो इस वाले केस में भी हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है। बट इस केस में जो सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है वो सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता। बढ़ते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 में देखें क्या कि अगर एटलीस्ट एक सेल इवेल्युएशन कोई भी DIJ हमें नेगेटिव मिल जाता है तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं रहता। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी सेल इवेल्युएशन हमारी नेगेटिव आई हैं उनमें से मोस्ट नेगेटिव सेल इवेल्युएशन वाली सेल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसकी हेल्प से एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं जो कि जो सेल हमने सेलेक्ट की है वहां से स्टार्ट होता हो और एलोकेशंस वाली सेल्स के थ्रू पास होता हो। ठीक है, इस तरीके से हम एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं और जो सेलेक्टेड सेल है उसमें हम अपने पास से कोई एलोकेशन दे देते हैं थीटा, और इस तरीके से एलोकेशन देते हैं कि यहाँ पर एलोकेशन देने के बाद क्या हो कि जितनी भी प्री एलोकेटेड सेल्स थी, जो भी एलोकेटेड सेल्स थी इससे पहले, उनमें से कोई एक क्या हो जाए, खाली हो जाए, कोई एक एलोकेशन फिनिश हो जाए। ठीक है, किस तरीके से करते हैं वो अभी इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग जाते हैं स्टेप नंबर 8 में। फिर स्टेप नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 8 में हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टेप हमने 3 से स्टेप 7 तक किए थे सभी को रिपीट करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ होता है मोडी मेथड में। किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से इसे रन कराते हैं, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से अभी। चलो फिर बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। देखें क्या है एग्जाम्पल नंबर 1। बोल रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें गिवन है इसका ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो भाई, ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था मोडी मेथड है ना, मोडी मेथड का यूज करने वाले हैं। तो मोडी मेथड का सबसे पहला स्टेप होता था कि क्या करो, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले ट्रांसपोर्टेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो जो कि पहले से ही गिवन है। ठीक है, और दूसरे स्टेप में होता था, मोडी मेथड के दूसरे स्टेप में होता था कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड हमने देखे थे और तीनों ही सिर्फ तभी एप्लीकेबल होते थे जब हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो कैसी हो, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो। तो हमारा सबसे पहला काम ये हुआ, ये चेक करना कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें गिवन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। तो चेक करते हैं, देखो, और बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे टोटल सप्लाई। अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें तो टोटल सप्लाई कितनी है, देखो ये सारी चीजें जो है तीनों जो यहाँ पर लिखी है ये तीनों क्या है, सप्लाईज हैं। वो हमने मैथमेटिकल फॉर्मेशन में देख लिया था कि यहाँ पर हम लोग सप्लाई लिखते हैं, यहाँ पर डिमांड लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल सप्लाई, और अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा 90। तो टोटल सप्लाई मुझे कितनी मिली, 90। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो टोटल डिमांड की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिमांड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है चारों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, और जैसे ही इन चारों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 90। तो ये भी कितना आया, 90 आया। तो हमने ये देखा कि टोटल डिमांड जो है, टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो कैसी है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है।
और अगर ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसका मतलब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग वैम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए इसका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वैम मेथड का यूज करेंगे। देखो किस तरीके से, देखो वैम मेथड जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं या अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें एक टर्म निकालनी होती है, कुछ वैल्यूज निकालनी होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं पेनल्टी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रो पेनल्टीज, ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे कॉलम पेनल्टीज, ठीक है। करते हैं सॉल्व। देखो अब रो पेनल्टी की बात करें तो रो पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे अगर मैं पहली रो की पेनल्टी फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट देखूंगा 2, ठीक है, इसको मैंने हाइड कर लिया। इसके बाद जो बचे एलिमेंट हैं उनमें सबसे छोटा एलिमेंट देखा, मिला 3, तो इस 3 से इस 2 को मैं माइनस कर दूंगा तो जो भी बचेगा वही क्या होगी, इस वाली रो की पेनल्टी, जो कि कितनी आएगी 1, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखो सबसे छोटा एलिमेंट है 1 जिसको मैं हाइड कर लेता हूं, उसके बाद है 4, तो 4 से 1 को मैंने माइनस किया तो कितना मिला 3, तो ये हो गई इसकी पेनल्टी 3, ठीक है। इसी तरीके से इस रो की पेनल्टी निकालोगे तो 3, इसके बाद 4, दोनों को माइनस किया 1, ठीक है। यहां पर आए कॉलम के लिए, देखो सबसे छोटा 3, उसके बाद 4, तो पेनल्टी आई 1, यहां पर आए 3, उसके बाद 4, तो पेनल्टी यहां पर भी 1, यहां पर 6, उसके बाद 7, तो पेनल्टी आई 1, यहां पर 1, और उसके बाद कितना है 2, तो पेनल्टी कितनी आई 1, ठीक है। इसके बाद पेनल्टीज फाइंड आउट करने के बाद हम देखते थे रो और कॉलम पेनल्टीज में से मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, तो यहां पर मैक्सिमम पेनल्टी क्या है 3 है, तो हम इस वाली पेनल्टी को सेलेक्ट करते थे और ये जिस रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग है उसको भी सेलेक्ट कर लेते थे। देखो ये जो मैक्सिमम पेनल्टी है ना, ये है सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड रो को सेलेक्ट करने के बाद इसमें देखेंगे हम मिनिमम कॉस्ट वाली सेल कौन सी है, तो इस सेकंड रो में मिनिमम कॉस्ट वाली सेल है ये, क्योंकि यहां पर कॉस्ट कितनी है 1 है, तो अगर मैं इसमें एलोकेशन करना चाहूं तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे मिनिमम कॉस्ट वाली सेल को। अब इसमें हमें करनी है एलोकेशन। अब एलोकेशन के लिए देखो क्या है, इसके लिए डिमांड 25 है, सप्लाई 35 है, और दोनों में जो भी स्मॉलर क्वांटिटी होती है उसको हम एलोकेट कर देते हैं, तो इन दोनों में स्मॉलर क्या है 25, तो 25 को हम लोग यहां पर एलोकेट कर देंगे, ठीक है। एलोकेशन देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस वाली सेल के करस्पॉन्डिंग जो भी डिमांड और सप्लाई है उसको करते हैं रिड्यूस। अब रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है, देखो यहां पर जो भी सप्लाई और डिमांड है इस सेल के करस्पॉन्डिंग, उन दोनों से ही यहां पर जो हमने एलोकेशन दी है उसको माइनस कर देते हैं। देखो अगर 37 से 25 को माइनस करता हूं तो 12 मिलेगा, 25 से 25 को माइनस कर देता हूं तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई हो जाती है रिड्यूस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जिस भी रो या फिर कॉलम के करस्पॉन्डिंग सप्लाई या फिर डिमांड 0 आ जाती है उसको हम कर देते हैं डिलीट। अब देखो इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग डिमांड आई 0, तो हम इस पूरे ही कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, कॉलम को कर दिया डिलीट, ठीक है, खत्म कहानी इसकी। इसके बाद देखो क्या करते हैं, फिर से पेनल्टीज को कैलकुलेट करते हैं, और इस बार पेनल्टीज कैलकुलेट करते टाइम इस कॉलम को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। देखो किस तरीके से, भाई हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये 3 एलिमेंट बचे, यहां पर सबसे छोटा 3, इसको हाइड कर लो, फिर 5, इन दोनों को माइनस किया तो 2, पेनल्टी आएगी 2, फिर देखो यहां 4 है, फिर उसके बाद 7 है तो पेनल्टी आएगी 3, यहां पर 3 है, उसके बाद इस रो में 4 है तो इसकी पेनल्टी 1, यहां पर क्या है 3, उसके बाद मिनिमम एलिमेंट है 4, डिफरेंस आया 1, मतलब पेनल्टी आई 1, यहां देखो 3 है, 3 के बाद 4 है, दोनों का डिफरेंस आया 1 तो पेनल्टी आई 1, यहां 6 है, उसके बाद 7 है तो 1, पेनल्टी आई 1, ठीक है। अब इनमें देखेंगे हम लोग मैक्सिमम पेनल्टी, तो मैक्सिमम पेनल्टी है यही 3, तो फिर से इस रो को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इस वाली रो में मिनिमम कॉस्ट जो है वो है 4, तो इस वाली सेल को मैं कर लेता हूं सेलेक्ट,
ठीक है। अब इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद होगा क्या, देखो अब इसको तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है ना। अब देखो क्या होगा कि भाई इसमें इसके लिए देखो डिमांड 16 है, सप्लाई 12 है, और दोनों में जो स्मॉलर है वो है 12, ठीक है। तो मैं यहां पर 12 एलोकेट कर दूंगा। देखो मैंने 12 को एलोकेट किया, और एलोकेशन देने के बाद जो भी इस सेल के करस्पॉन्डिंग डिमांड और सप्लाई है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करते हैं, फिर से देखो, जो भी उस सेल की डिमांड और सप्लाई है उससे इस वाली एलोकेशन को हम माइनस कर देंगे। जैसे देखो इस सेल के लिए जो सप्लाई है वो कितनी है 12, उससे मैं इस एलोकेशन मतलब 12 को माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा भैया 0, ठीक है। और यहां पर देखो इस वाली सेल के लिए डिमांड कितनी है 16, और उससे अगर इस एलोकेशन मतलब 12 को माइनस कर दूं तो यहां पर मुझे मिलेगा 4, ठीक है, 4 मिल गया। उसके बाद में क्या करूंगा, देखो इस वाली रो के लिए क्या हुआ, सप्लाई 0, तो इस पूरी रो को मुझे करना पड़ेगा क्रॉस आउट, कैंसिल, ठीक है। इसी तरीके से फिर से पेनल्टी निकालेंगे। देखो यहां पर इस वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पेनल्टी फिर से 2 आएगी। अब देखो ये रो क्रॉस आउट हो गई तो भूल जाओ इसको, यहां पर बचा ये है ना, इसके लिए भी कोई चेंज नहीं होगा 1, ठीक। यहां पर देखो 5 और 3 पेनल्टी आएगी 2, 3 और 4 पेनल्टी आएगी 1, यहां 6 और 7 पेनल्टी आएगी 1, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई मैक्सिमम पेनल्टी है 2, एक तो यहां पर एग्जिस्ट कर रही है 2 और एक यहां पर एग्जिस्ट कर रही है 2, तो इसका मतलब मैक्सिमम पेनल्टी आ गई 2 बार। और ये मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर मैक्सिमम पेनल्टी एक से ज्यादा बार आ जाए तो क्या करते हैं भाई, जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पेनल्टी रिपीट हो रही है उनमें से किसी को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब या तो मैं पहली रो को सेलेक्ट कर सकता हूं या फिर पहले कॉलम को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। मैं पहली रो को सेलेक्ट कर लेता हूं। देखो जैसे ही पहली रो को मैं सेलेक्ट करूंगा, इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है, पहली रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट है 3। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया तो अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिमांड और सप्लाई है वो देखो, इसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई 19, डिमांड 18, और दोनों में जो स्मॉलर है वो क्या है 18, तो हम यहां पर 18 को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। इसको रिड्यूस करोगे तो 19 माइनस 18 मतलब 1, 18 माइनस 18 मतलब 0, और 0 वाले कॉलम को हमें करना पड़ेगा डिलीट, ठीक है। अब फिर से पेनल्टी निकालेंगे। देखो पेनल्टी जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर 5 और 6 मतलब पेनल्टी आएगी 1, ठीक है। यहां पर पेनल्टी की जरूरत ही नहीं, हटाओ इसको। यहां पर देखो 3 और 7 पेनल्टी आएगी 4, ठीक है। यहां पर देखो 3, 5 पेनल्टी 2, इसकी पेनल्टी की जरूरत नहीं, 6 और 7 तो कितना बचा 1, ठीक है। तो इस बार की जो पेनल्टीज हैं उनमें मैक्सिमम क्या है 4, ठीक है। अब 4 के करस्पॉन्डिंग देखो थर्ड रो है। अब थर्ड रो में हम लोग ढूंढेंगे मिनिमम कॉस्ट वाली सेल, तो मिनिमम कॉस्ट वाली सेल है ये, ठीक है। तो इस वाली सेल को हम लोग कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है। अब इस वाली सेल के लिए देखो इसकी करस्पॉन्डिंग डिमांड और सप्लाई क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग डिमांड तो है 4 और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी सप्लाई है वो कितनी है 34। तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पर मिनिमम मतलब 4 को एलोकेट कर देंगे और इसको कर देंगे रिड्यूस, इसको कर देंगे रिड्यूस, तो ऐसा कुछ मिला, ठीक है। अब देखो 0 वाला जो है उसको पूरे को हम लोग कर देंगे डिलीट, ठीक है। तो अब ये 2 सेल बची, तो अब पेनल्टी की भी जरूरत नहीं, मिनिमम कॉस्ट ये है, इसमें 1 और 31, तो मिनिमम आया 1, तो हमने 1 को यहां पर एलोकेट कर दिया, ठीक है। इसको रिड्यूस करोगे 0, इसको रिड्यूस करोगे 30, तो ये पूरी रो हो गई क्रॉस्ड आउट, ठीक है। अब देखो इसके बाद सिर्फ एक सेल बचती है जिसके लिए सप्लाई भी 30 और डिमांड भी 30, तो हम 30 को यहां पर एलोकेट कर देंगे और इनको कर देंगे रिड्यूस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। अब बस हमें ये चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है ना वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मोडी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
अब मोडी मेथड अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही बात कि सबसे पहले चेक करो कि मोडी मेथड इसके ऊपर अप्लाई कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्टिमलिटी टेस्ट सिर्फ नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होते थे। तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन हमारा नॉन डीजेनरेट है कि डीजेनरेट है। उसके लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं जो कंडीशन हमने देखी थी। नॉन डीजेनरेट वाली कंडीशन होती थी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस जो है वो इक्वल टू होता था m प्लस n माइनस 1, वेयर m क्या होते थे, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और n क्या होते थे, नंबर ऑफ कॉलम्स। यही तो कंडीशन थी और यही हमें चेक करनी है। किस तरीके से करेंगे, देखो भाई यहां पर एलोकेशंस काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस कितना आया, 6। m देखो m कितना है, m का मतलब नंबर ऑफ रोज, तो 1 2 3, 3 इसके अंदर रोज हैं। कॉलम काउंट करो भाई, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब अगर मैं m प्लस n माइनस 1 करूं, ठीक है, तो 3 प्लस 4 माइनस 1 मतलब कि 6, तो m प्लस n माइनस 1 भी 6 आया और नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस भी कितनी आई, 6 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस इक्वल टू क्या है, m प्लस n माइनस 1 है। इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन हमने यहाँ पर किया है वो क्या है, एक नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। ये हम लोग लिख देते हैं, देखो, सिंस नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस इज इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1, hence solution is नॉन डीजेनरेट। और अगर ये नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है इसका मतलब हम यहां पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैन बी अप्लाइड। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से अप्लाई करना है वो देखेंगे, बट बिफोर दैट आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग सॉल्यूशन को भी लिख लेते हैं। देखो जो सॉल्यूशन आया, इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन, ठीक है, इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन जो हमें मिला, क्या मिला, एक तो मिला x1 2 इक्वल टू 18, x13 इक्वल टू 1, फिर मिला x21 इक्वल टू 12, x24 इक्वल टू मिला 25, ठीक है, x24 इक्वल टू 25। उसके बाद मिला x31 इक्वल टू 4 और x33 इक्वल टू मिला 30, ठीक है। अब चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इनकी हमें जरूरत नहीं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाएंगे, सिर्फ जितने की जरूरत है उतने को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है भाई। अब इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो फिर से टेबल बनानी पड़ेगी। वो टेबल हम लोग बना लेते हैं, देखें जरा किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है भाई। तो इस टेबल को फिर से कंस्ट्रक्ट हमें करना पड़ेगा। देखो इसको हमने यहां पर बनाया इस तरीके से, 3/4 की है तो 3/4 की बनाएंगे टेबल, इस तरीके से कुछ, ओके। तो पहली रो, दूसरी रो, ये कुछ ज्यादा हो गया, इसे कम कर देते हैं, ये हो गया तीसरी रो, ठीक है। ऐसे ही 4 कॉलम बनाने हैं, तो 1 2 एंड 4। तो इस तरीके से हमने 4 कॉलम बना लिए, ठीक है। अब देखो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए जो हम लोग टेबल बनाते हैं और यहां पर जो टेबल होती है उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, देखें जरा, कि अभी तक
जो हम सॉल्यूशन करते टाइम टेबल बनाते थे उसमें कॉस्ट को लिखते थे बीच में, है ना, बिल्कुल सेंटर में सेल की हम लोग कॉस्ट लिखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी कॉस्ट है ना उसको यहां पर लिखेंगे लेफ्ट टॉप कॉर्नर में। ठीक है, जैसे इसकी सेल की कॉस्ट थी 5 तो मैं 5 को लिखूंगा यहां। ठीक है, इसकी थी 3 तो मैं 3 को लिखूंगा यहां, इसकी थी 6 को लिखूंगा यहां, इसकी थी 2 को लिखूंगा यहां, इसकी थी 4 को लिखूंगा यहां, इसकी थी 7 को लिखूंगा यहां, इसकी थी 9 को लिखूंगा यहां, इसकी थी 1 को लिखूंगा यहां, यहां पर थी 3, फिर थी 4, उसके बाद थी 7, उसके बाद थी 5। तो ये सारी कॉस्ट मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिख ली और कहां पर लिखी, हर एक सेल के लेफ्ट कॉर्नर में टॉप साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एलोकेशंस को लिखते हैं सेंटर में। देखो यहां पर एलोकेशन थी 18 तो इसको लिखा मैंने सेंटर में। ठीक है, और इसकी एलोकेशन थी 1 तो इसको लिखा मैंने सेंटर में। ठीक है, अब देखो इसकी एलोकेशन थी 12 तो इसको मैं लिखूंगा सेंटर में 12। ठीक है, इसकी एलोकेशन थी 25 तो इसको हम लिखेंगे यहां पर 25। ठीक है, और इसकी एलोकेशन थी 4, इसकी एलोकेशन लिखी 4, और फिर क्या था 30, यहां पर लिख देंगे 30। ठीक है, अब इसके बाद अगर मोडी मेथड में देखेंगे स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे, कुछ वैल्यूज होती थी यू और वी। ठीक है, यू आईज और वीजेस जिनको हमें कैलकुलेट करना होता था। तो वो यू आईज और वीजेस होते क्या है, देखो यहां पर कुछ वैल्यूज होती हैं हर एक रो के करस्पॉन्डिंग, उन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस कॉस्ट। ठीक है, और उन्हें हम लोग लिखते कैसे हैं भाई, देखो जो रोज के करस्पॉन्डिंग होती है उन्हें तो हम बोलते हैं यू आईज, पहली रो के करस्पॉन्डिंग U1, दूसरी के करस्पॉन्डिंग U2 और तीसरी वाली के करस्पॉन्डिंग U3। ठीक है, और जो कॉलम के करस्पॉन्डिंग फिक्टिशियस कॉस्ट होती है उनको हम लोग बोलते हैं वीजेस। तो पहले वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग V1, दूसरे वाले कॉलम के करस्पॉन्डिंग V2 और तीसरे के करस्पॉन्डिंग V3 और चौथे वाले के करस्पॉन्डिंग हो गया V4। ठीक है, तो ये हो गई फिक्टिशियस कॉस्ट जो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हमें ना ही इसकी जरूरत है और ना ही जो टेबल बना रखी थी पहले उसकी जरूरत है, तो इनको मैं कर देता हूं रिमूव। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, अब देखो ये जो यू आई जेस और वी जेस हैं इनको कैलकुलेट करने का एक रूल हम लोगों ने देखा था मोडी मेथड में। ठीक है, पहले रूल से बताऊंगा उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा जिससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था, देखो कि हम लोग स्टार्ट करते थे ऑक्यूपाइड सेल से, है ना, कहां से स्टार्ट करते थे, ऑक्यूपाइड सेल से करते हैं फॉर ऑक्यूपाइड सेल। ठीक है, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए क्या होता था कि भाई अगर कोई भी आर एस सेल है, ठीक है, कोई भी आर एस सेल है जो कि ऑक्यूपाइड है, तो उसके लिए क्या होता था, सी आर एस इक्वल टू यू आर प्लस वी एस। इसका मतलब किसी भी एलोकेटेड सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, उसके करस्पॉन्डिंग फिक्टिशियस कॉस्ट का सम। फॉर एग्जांपल देखो अगर मैं पहली वाली इस वाली सेल की बात करूं, ठीक है, ये कौन सी पहली एलोकेटेड सेल है और इस सेल की लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम क्या लिखेंगे, फोर सेल फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, क्या होगा देखो, अब यहां पर देखो इसके लिए क्या है, एक तो है U1, एक फिक्टिशियस कॉस्ट है U1 और एक है V2। इस वाली सेल की फिक्टिशियस कॉस्ट क्या है करस्पॉन्डिंग, एक U1 और एक V2। तो U1 और V2 का जो सम होगा वो इस सेल की कॉस्ट मतलब कि 3 के इक्वल होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी एलोकेटेड सेल्स हैं मतलब जिनके अंदर एलोकेशंस हैं उनके लिए क्या होगा कि जो उनकी कॉस्ट है
जो कॉस्ट है CRS वो क्या होगी, उस सेल के करस्पॉन्डिंग जो भी फिक्टिशियस कॉस्ट हैं उनका सम के इक्वल। जैसे कि ये एक एलोकेटेड सेल थी, इसके लिए U1 और V2 दो क्या थे, फिक्टिशियस कॉस्ट थे, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इस वाली सेल की कॉस्ट मतलब 3 के इक्वल, वही मैंने यहां लिखा। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगर हम दूसरी एलोकेटेड सेल की बात करें तो दूसरी एलोकेटेड सेल जो है वो क्या है 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसके लिए देखो क्या होगा, ये हो जाएगा U1 V3, U1 प्लस V3 इक्वल टू, और इसकी कॉस्ट है 6, तो हम यहां लिख देंगे 6। ठीक है, उसके बाद देखें अगली है 2 1, तो यहां लिखेंगे 4 सेल 2 1, है ना। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या है U2 और V1, इसको लिख दिया U2 प्लस V1 इक्वल टू, और इसकी कॉस्ट क्या है 4, तो इसकी कॉस्ट हमने लिख दी 4। ठीक है, अगली जो एलोकेटेड सेल है वो है ये वाली सेल, इसके लिए जो फिक्टिशियस कॉस्ट है वो है U2 और V4, उसको लिख देते हैं, कौन सी सेल है 4 सेल 2 4, तो ये है U2 प्लस V4, तो इनकी वैल्यू का सम क्या है, कॉस्ट कितनी है 1, तो यहां पर डाल देंगे 1। ठीक है, उसके बाद देखो अगली वाली जो हमारी एलोकेटेड सेल है वो एलोकेटेड सेल है 3 1, ये वाली सेल है जिसके की करस्पॉन्डिंग फिक्टिशियस कॉस्ट क्या है, एक U3 है और एक V1 है, तो ये हो जाएगा U3 प्लस V1 इक्वल टू, जो सम है यहां पर होगा कॉस्ट के इक्वल, मतलब कि 3 के इक्वल। और बिल्कुल सेम इस वाली सेल के लिए जो कि क्या है 4 सेल 3 3। ठीक है, इसके लिए हम लोग देखेंगे, देखो क्या होगा, यहां पर क्या करते हैं, U3 के लिए आएगा U3 और V3। ठीक है, U3 प्लस V3 इक्वल टू, यहां पर कॉस्ट क्या है 7, तो इसको बना देते हैं इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, तो ये 6 इक्वेशंस हमको मिली। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व कर कर हमें क्या करना है, U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, देखो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फिक्टिशियस कॉस्ट हमने लिखी है U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, इनमें से किसी एक को हम जीरो लेंगे। ठीक है, और किसको जीरो लेंगे, उस वाली फिक्टिशियस कॉस्ट को जीरो लेंगे जो उस वाली रो या फिर कॉलम के करस्पॉन्डिंग आती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एलोकेशंस हो। देखो तो सबसे ज्यादा एलोकेशंस देखते हैं, पहली रो में 2 एलोकेशन, दूसरी में भी 2, तीसरी में भी 2, पहले कॉलम में भी 2, इसमें 1 एलोकेशन दूसरे कॉलम के अंदर, तीसरे कॉलम में भी 2 एलोकेशन और चौथे कॉलम में 1 एलोकेशन। तो मैक्सिमम जो एलोकेशंस हैं वो क्या है 2 है, या तो किसी रो में या फिर किसी कॉलम में। तो मैं क्या करता हूं, देखो पहली रो के करस्पॉन्डिंग 2 एलोकेशन है, मैक्सिमम एलोकेशन है, तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो फिक्टिशियस कॉस्ट है उसको ले लेता हूं 0, इसका मतलब U1 को मैं ले लेता हूं 0। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये किया भाई जो U1 है U1 को ले लिया 0, और क्यों लिया 0, अभी मैंने बताया कि जिस भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एलोकेशंस होंगी उसको हम लेंगे 0, तो वही मैंने किया। ठीक है, U1 हो गया 0, अब U1 को यहां पर रख लो y, तो क्या लिखेंगे देखो बाई 1, यहां से आ जाएगा V2, V2 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरीके से बाई 2 कितना हो जाएगा, देखो बाई 2, देखो यहां U1 तो 0, V3 आ जाएगा, V3 आ जाएगा 6, इसके बाद देखो क्या हो गया U2 V3 आ गए। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो आते जा रहे हैं उनको वहां लिख लेते हैं। एक मिल गया V2, V2 हमें कितना मिला 3, और V3 हमें मिल गया 6। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, जो V3 है उसको यहां यूज कर ले रहे हैं 6 में, तो क्या लिखेंगे बाई 6। ठीक है, बाई 6 हम लोग क्या करेंगे, देखो 6 में हमने रख दिया V3, V3 कितना है 6, तो ये हो जाएगा U3 प्लस 6 इक्वल टू 7, मतलब U3 आ जाएगा 1, तो मैंने क्या किया U3 के जगह पर रख दिया 1, भाई U3 आ गया 1। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूं, U3 को इक्वेशन नंबर रख देता हूं किसके अंदर, 5 में। तो बाई 5 क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 5 में है U3 मतलब कि 1 प्लस V1 इक्वल टू 3। तो यहां से V1 हमें मिल जाएगा 2, V1 की वैल्यू मैंने रख दी भाई यहाँ 2, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को मैं रख देता हूं, V1 को रख देता हूं किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो बाई इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा, बाई 3 देखो U2 प्लस V1 है ना, U2 प्लस V1, V1 कितना है 2 इक्वल टू है 4। तो यहां से U2 इक्वल टू आ जाएगा 2। तो U2 की वैल्यू 2 मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। U2 भी आ गया। अब सिर्फ एक रह गया, वो भी क्या है, V4। अब इस V4 को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखो क्या करेंगे भाई, देखो V4 यहां पर है तो इक्वेशन नंबर 4 का हम लोग यूज करेंगे। 4 में क्या है, U2 प्लस V4, U2 मतलब कि 2 प्लस कितना है V4 इक्वल टू कितना है 1। तो यहां से V4 की वैल्यू आ जाएगी -1, जिसको कि हम कहां रखेंगे, यहां रख देंगे -1। तो इस तरीके से हमने भाई फिक्टिशियस कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो रूल बोलता था वो ये था कि हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी अनएलोकेटेड सेल्स हैं, मतलब वो वाली सेल्स जिनके अंदर एलोकेशंस ना हो, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके अंदर UI प्लस VJ ऐड कर देंगे। देखो जैसे पहली अनएलोकेटेड सेल की बात करूं तो पहली अनएलोकेटेड सेल है ये, ठीक है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग मैं देखता हूं क्या, U देखो इसके करस्पॉन्डिंग है U 0 और V कितना है 2। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मिलेगा 2, जिसको मैं यहां लिखूंगा राइट वाले कॉर्नर में, ठीक है। और किसके लिए करना है, सिर्फ अनएलोकेटेड सेल्स या फिर एम्प्टी सेल्स के लिए। देखो यहां एलोकेशन है, छोड़ देंगे, यहां एलोकेशन है, इसको भी छोड़ देंगे। अगले पर गए, यहां पर देखो इसके करस्पॉन्डिंग U0 V-1, दोनों को ऐड किया कितना आया -1, उसको मैंने वहां लिख दिया, ठीक है। फिर देखो ये एलोकेटेड है, छोड़ देंगे, अनएलोकेटेड है तो इससे मतलब है, देखो यहां पर है 2, यहां है 3, दोनों को ऐड करा 5 आया, जिसको मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। फिर से देखो इस वाली सेल के लिए U है 2, V है 6, दोनों को ऐड किया कितना आया 8 आया, और वहां लिख दिया राइट साइड में, ठीक है। इस वाली सेल के लिए देखो 3 और 1 दोनों को ऐड करके आया 4, ठीक है। और यहां देखोगे -1 और 1 दोनों को ऐड करके आएगा 0, जिसको हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो करते थे वो क्या था, सेल इवेल्युएशन, ठीक है। सेल इवेल्युएशन हम लोग करते थे फाइंड आउट, जिसका फॉर्मूला होता था DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। यही था अगला वाला स्टेप, ठीक है। इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, देखो जितनी भी अनएलोकेटेड सेल्स हैं मतलब एम्प्टी सेल्स हैं, उनके लिए CIJ से माइनस करना पड़ेगा UI प्लस VJ टू कैलकुलेट सेल इवेल्युएशन, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, देखो बहुत आसान है, देखो सिंपल सा, देखो UI प्लस VJ तो हम पहले से ही लिख चुके हैं यहां पर कॉर्नर में, ठीक है। और कॉस्ट मतलब CIJ यहां पर है, हमें बस सिंपली इन दोनों को माइनस करना है और यहां पर लिख देना है, और यही जो होगा वो क्या होगा, सेल इवेल्युएशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो सेल इवेल्युएशन होता है DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, जो कि किसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम, एम्प्टी सेल्स के लिए या फिर अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। जो अनएलोकेटेड सेल्स हैं उनके लिए UI प्लस VJ हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसको मैंने यहाँ राइट साइड में ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। अब इनको मुझे क्या करना है, CIJ मतलब कॉस्ट से माइनस करना है, तो कर देते हैं भाई माइनस। देखो 5 से 2 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, और 2 से -1 को माइनस करोगे 3 आएगा, 9 से 8 को माइनस करोगे 1 आएगा, 7 से 5 को माइनस करोगे 2 आएगा, 4 से 4 को माइनस करोगे 0 आएगा, 5 से 0 को माइनस करोगे 5 आएगा। इसका मतलब ये सारे क्या आए, सेल इवेल्युएशंस आए। अब देखो इन सारे सेल इवेल्युएशन को देखो, क्या इनमें कोई नेगेटिव दिखता है, देखो 3 3 2
1 0 माइनस और 0 और 5। तो हमें ये पता चला जितने भी सेल इवेल्युएशन है वो क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमने देखा था इस स्टेप में कि अगर सेल इवेल्युएशन सारे के सारे पॉजिटिव हों तो सॉल्यूशन होता था ऑप्टिमल एंड यूनिक, ठीक है। और अगर सेल इवेल्युएशन क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, मतलब पॉजिटिव हो और उनमें से एटलीस्ट एक जीरो हो, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो होता था बट इस बार यूनिक नहीं होता, ठीक है। और तीसरा जो केस हमने देखा था वो था कि अगर हमारा क्या हो कि जो भी सॉल्यूशन है उसके करस्पॉन्डिंग सेल इवेल्युएशन कम से कम एक सेल इवेल्युएशन नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में हम बोलते थे कि सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल नहीं है। तो यहां तो कैसे आए, नॉन नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है। लिख देंगे सिंस ऑल सेल इवेल्युएशंस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें बात ये कि ये जो फिक्टिशियस कॉस्ट मैंने निकाली थी ना, इन्हें कैलकुलेट करने का एक इजी तरीका भी है, ठीक है। क्या है वो इजी तरीका, वो देखेंगे अभी, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आप लोगों को इसे लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं, दूसरे तरीके से ये जो फिक्टिशियस कॉस्ट हमने निकाली है इनको निकाल के बताता हूं। देखें जरा, देखो जो भी फिक्टिशियस कॉस्ट है उनको मैं यहां लिखा रहने देता हूं, ठीक है, जिससे कि हम अपना आंसर टैली कर सके जो भी आएगा, ठीक है। ये मैंने हटा दिया। देखो किस तरीके से करेंगे, देखना जरा ध्यान से। देखो मैंने क्या किया, यहां पर देखो U1 हो गया, ये U2 हो गया, ये U3 हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है, एलोकेटेड सेल से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले वही कि जिस भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम क्या आ रहे हो, एलोकेशंस आ रहे हो, उसकी फिक्टिशियस कॉस्ट को हम ले लेते हैं 0। जैसा कि मैंने पहले भी इसको 0 लिया था, तो अभी भी क्या करूंगा, इसी को ही 0 ले रहा हूं, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, अब इस वाली रो के अंदर जो भी एलोकेटेड सेल्स है पहले उनकी बात करेंगे। देखो यहां से पहली एलोकेटेड सेल है 1, ठीक है। तो 1 की जो कॉस्ट है वो क्या है 6, उस 6 से इस वाले को हम माइनस कर देते हैं, u वाले को, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, देखो अगर u गिवन है, v निकालना है, तो इस कॉस्ट से u को माइनस कर दोगे तो v आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी कॉस्ट से करस्पॉन्डिंग v को माइनस कर दोगे तो u आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं 6 से 0 को माइनस करता हूं तो आ गया 6, तो इस सेल का v आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो एलोकेटेड सेल है वो ये है, ठीक है, इसी में एलोकेशन है, इसके लिए u पता है, v पता करना है, तो इसकी कॉस्ट है 3 से इसको माइनस कर दिया तो ये मिल गया 3, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो अगली वाली जो एलोकेटेड सेल है वो हम लेते हैं ये वाली, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर एलोकेशन है 30 और कॉस्ट है 7। अब इसके करस्पॉन्डिंग v तो हमें पता है लेकिन u हमें पता नहीं है, तो u निकालने के लिए इस 7 से इसको माइनस कर देंगे। क्या बोला था मैंने, अगर u पता है, v फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट से यहां जो है कॉस्ट, उससे u को माइनस कर दोगे v आ जाएगा, और अगर v को माइनस कर दोगे तो u आ जाएगा। तो यहां से 6 को माइनस कर दिया, 1 आ गया, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट भी आ गई। उसके बाद देखो इस वाली एलोकेटेड सेल पर आए, यहां पर 3 है, 3 से 1 को माइनस करो तो कितना आएगा 2, जिसको मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि u माइनस कर दिया इससे तो v आ जाएगा। अब फिर एलोकेटेड सेल इस वाले कॉलम में ये आई, 4 से 2 को माइनस कर दिया तो ये आ गया 2, तो ये वाली वैल्यूज आई। एक बार टैली करके देख लेते हैं। देखो u1 है 0, भाई u1 को मैंने 0 ही लिया था। फिर u2 देखो कितना है 2, u2 देखो यहां पर 2 ही था। u3 देखो कितना है, u3 1 है, वहां भी 1 है। v1 देखो 2 है, v1 कितना है हमारे पास 2,
V2 देखो, V2 है 3, V2 अपने पास भी कितना है 3, V3 देखो 6 है, V3 6 है, और V4 देखो, V4 अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट कर लेंगे। देखो यहाँ 1 के लिए 1 - 2 मतलब -1, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्टिशियस कॉस्ट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा मोडी मेथड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोडी मेथड के कुछ और क्वेश्चंस। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।